हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो आज हमारी ये वर्णमाला की सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि वर्णमाला क्या होते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था। स्वर कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग पहली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो है हमारा क्लास वर्णमाला 2। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आगत स्वर किसे कहते हैं। एक होता है आगत स्वर, एक कहते हैं आगत स्वर और एक कहलाता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत व्यंजन किसे कहते हैं। तो आगत स्वर होते हैं, आगत स्वर हमारा एक ही होता है और वो होता है आ, जिसके ऊपर इस तरह से मात्रा लगी होती है। तो ये होता है हमारा आगत स्वर। आगत स्वर सिर्फ एक ही होता है और वो होता है आ। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आगत व्यंजन होते हैं क, ख, ग, ज और फ। ये जो होते हैं ये आगत व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, ज, फ। और इनकी पहचान क्या है, इसके नीचे ये इस तरह से बिंदी लगी होती है। ये जो बिंदी लगी होती है ये आगत व्यंजन के जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें ये बिंदी लगी होती है। ये आगत व्यंजन है, क, ख, ग, ज, फ। तो कितने हो गए हमारे टोटल आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कितने हैं, टोटल 5। अगर आपसे काउंटिंग में पूछे कि आगत व्यंजन कितने होते हैं तो आप कहेंगे 5। क, ख, ग, ज, फ, ये 5 आगत व्यंजन होते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है फारसी भाषा में। इनका प्रयोग फारसी भाषा में, फारसी भाषा या अरबी भाषा में, फारसी भाषा या अरबी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गए आगत स्वर और आगत व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के हैं, अघोष एवं सघोष, घोष या सघोष। इसको हम घोष भी बोलते हैं और सघोष भी बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है, अघोष। अघोष क्या होते हैं, तो अघोष वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है उनमें कोई भी कंपन नहीं होता है। तो जिनको बोलने में, जिन व्यंजन को बोलने में कोई किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और घोष अथवा सघोष क्या कह होते हैं, घोष अथवा सघोष वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां में कंपन होता है, वो कहलाते हैं घोष या सघोष। तो घोष और सघोष वे जब जो हमारी व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ और अंगा, अंगा, तो इसमें जो हमारा पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा ये वो कहलाते हैं अघोष। जो पहला और दूसरा होता है वो होता है अघोष और बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये कहलाते हैं घोष। अब आप देखिए, जब आप क बोलेंगे, क, ख, तो क्या आपको बोलने में, जब आप बोल रहे हैं तो क्या उसमें कुछ ज्यादा आपको कुछ कंपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे ग, ग, घ, तब एक कंपन सा होता है। तो वो क्या होते हैं, कौन से, घोष या सघोष। तो आपकी मेन ट्रिक है कि जो हमारी व्यंजन होते हैं, जो हमारी वर्णमाला होती है, उसमें जो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो कौन सा होता है,
अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये व्यंजन कौन से होते हैं? ये घोष या सघोष होते हैं। तो अघोष क्या होते हैं हमने आपको बता दिए। अघोष वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है, वो होता है अघोष। और जिनको बोलने में कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, वो कहलाते हैं घोष या सघोष। हमारी जो वर्णमाला होती है उसके जो व्यंजन होते हैं उसमें पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, और घोष सघोष में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। देखिए जैसे हमारा ये पहला है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो इसमें जो हमारा ये पहला और दूसरा है, ये क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं। बाकी ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? घोष या सघोष कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे जितने भी स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर मां तक के, का से लेकर मां तक के जितने भी वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनमें पहला, दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, जो उसके बाद बचता है, मां के बाद जो बचता है, या रा लावा, या रा लावा, या रा ला और वा, ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे घोष या सघोष में आ जाएंगे। य, र, ल, व ये क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये किस में आते हैं? घोष में या सघोष में आते हैं। और ये स, श, श, ये किस में आएंगे? ये अघोष में आते हैं। श, श, श ये किस में आएंगे? ये अघोष में आते हैं। नेक्स्ट है, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होंगे वो किस में आएंगे? वो सब सघोष में आते हैं। जितने भी स्वर आएंगे, इसके बाद जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर हैं, सारे स्वर, यहां हम लिख देते हैं एक साइड में कि सारे स्वर, सारे स्वर भी किस में आ जाएंगे? हमारे घोष में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जितने भी उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी किस में आएंगे? हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी ड और ढ, ड और ढ, ये किस में आ जाएंगे? ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और ये किस में आएंगे? ये हमारे घोष में आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष एंड सघोष। अघोष कौन से होते हैं? जो वर्णमाला की जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो हमारा अघोष होता है। और घोष कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे घोष होते हैं या सघोष कह सकते हैं, घोष या सघोष भी कहते हैं। तो थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ ये हमारा कौन सा है? घोष या सघोष होते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो स जितने तीनों सा जो हैं ये हमारे किस में आते हैं? ये अघोष में आते हैं। और य, र, ल, व किस में आते हैं? घोष में आते हैं। और जितने स्वर होते हैं वो भी सब किस में आते हैं? वो भी सब घोष में आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है हमारा वो भी घोष में आता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। और उसमें जिसमें भी हमारे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं उन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब ये तो हो गया हमारे घोषत्व के आधार पर। नेक्स्ट आता है हमारा प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण।
अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में कम वायु की या कम श्वास का मात्रा लगती है। जैसे कि हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो उसमें हम बोलने में हमें जो है ज्यादा मतलब हमें ऊर्जा नहीं लेनी पड़ती, ज्यादा उष्मा हमारी, ज्यादा श्वास की तीव्रता नहीं लेनी पड़ती है। और महाप्राण क्या होता है? जिसमें हमें श्वास की मात्रा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं इसमें पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा जो भी होते हैं, जैसे कि हमारा है हो गया पहले क, ख, ग, घ और अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा, ये हो गए आपके व्यंजन। क, ख, ग, च, छ, ज, झ और इया। अब इसमें देखिए जो हमारा पहला, तीसरा, चौथा है, यानी पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, ये कौन से हो गए? ये अल्प प्राण होते हैं। एक सेकेंड, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा महाप्राण होते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण। जैसे का आपने बोला, ग बोला, अंगा बोला, तो इसमें आपको ज्यादा श्वास की मात्रा या ज्यादा आपके श्वास में आपका ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है, ज्यादा वायु की आपको आवश्यकता नहीं है अल्प प्राण के वर्ण बोलने में, जो भी आपकी व्यंजन है। अब महाप्राण के वर्ण अगर आप बोलते हैं, इसके व्यंजन बोलते हैं, तो आपको ज्यादा वायु की, ज्यादा श्वास की तीव्रता की जरूरत पड़ती है। जैसे कि क, घ, ख, घ, आप बोल के देखिए ख, घ, एक सांस आपकी निकल रही है तीव्र उसमें, तो ये कौन से हो गए? आपके महाप्राण। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अल्प प्राण, महाप्राण कौन से होते हैं। तो वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनमें आपका दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। दूसरा और चौथे जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण है और महाप्राण दूसरा, चौथा आपका महाप्राण होते हैं। इतनी बात आपको आपने समझ ली। फिर नेक्स्ट क्या है? अल्प प्राण और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो य, र, ल, व, य, र, ल, व, अगर आप इनको बोलते हैं, इन व्यंजनों को बोलते हैं, तो आपको ज्यादा तीव्र सांस की या तीव्र वायु की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके जो सांस होते हैं उसमें घर्षण नहीं होता है। तो ये कौन से हो गए? य, र, ल, व, ये अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो सब किसमें होते हैं? ये अल्प प्राण में आते हैं। तो य, र, ल, व और स्वर, ये सब कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट आपका महाप्राण। तो महाप्राण में जो वर्ण का दूसरा, चौथा होता है, क से लेकर म तक के बीच के जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनमें जो दूसरा, चौथा वर्ण होता है, व्यंजन होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट जो आपका श, श, श और ह, ये भी महाप्राण होते हैं। तो आपका हो गया य, र, ल, व, स्वर, ये सब किसमें हो गए? ये अल्प प्राण में। महाप्राण में श, 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 ह महाप्राण है आपका, और व्यंजन का जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो भी आपका महाप्राण होता है। तो ये रहे आपके प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो प्राणवायु के जब आपसे पूछे तब आप बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण।
ये दो व्यंजन होते हैं। घोषत्व के आधार पे पूछे तब घोष एंड सघोष, घोष एंड अघोष, ये वो आपके घोषत्व के आधार पर हो गए, ये आपके प्राणवायु के आधार पर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अपना उच्चारण के इस आधार पर। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर, तब आप बताएंगे कि उच्चारण आधार या उच्चारण के स्थान पर। अब हम इसमें पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के स्थान पर कौन सा वर्ण व्यंजन हमारा है। तो अब देखिए इसमें पहला आता है हमारा क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग एंड त वर्ग, प वर्ग। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर उनके स्थान बताइए। उच्चारण के आधार पर स्थान पूछा जाता है। अगर आपसे उच्चारण के आधार पर स्थान पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि क वर्ग जो होता है ये हमारा होता है कंठ। क वर्ग कौन सा होता है? कंठ। ये क ख ग घ अंगा, ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी आवाज जो आती है वो हमारे कंठ से निकलती है। क ख ग घ अंगा, इनकी आवाज कंठ से निकलती है। च छ ज झ या, इनकी आवाज जो है वो किन से निकलती है? वो निकलती है तालु से। च, अब आप इनको बोल के देखिए, च, छ, तो आपके जो यहाँ पे जो है वो तालु से टच होती है। च, छ, ज, झ, तो आप इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। ट ठ ड ढ अड़ा, तो ट ठ ड ढ अड़ा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। उच्चारण स्थान कौन सा है इनका? मूर्धा। नेक्स्ट है आपका त थ द ध न, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तब इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। दंत। त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान है दंत। और प फ प भ म, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ओष्ठ। अब आप देखिए जब आप प बोलेंगे प, तो आप देखेंगे ये जो आपके लिप हैं, ये जो आपके होठ हैं, ये एक दूसरे से टच हो रहे हैं। प, फ, ब, अगर ये एक दूसरे से टच नहीं होंगे तो आप इनको, इन वर्णों को बोल नहीं पाएंगे। प आप बोलेंगे, देखिए टच हो रहे हैं। फ आप बोलेंगे, फ, आपके जितने दोनों होठ जो है वो आपसे एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? ओष्ठ। त, थ, द, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तब आपके दांत से टच वो जरूर होगा, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। ट ठ ड ढ अड़ा, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। च छ ज झ या, तो ये इनके उच्चारण स्थान है। ये इनके उच्चारण स्थान है, ये आपको याद कर रहे हैं। ये अक्सर पूछ लिए जाते, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक एक है कि आप अगर इनको याद करेंगे तो इनका एक है KTMDO। KTMDO, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। K से कंठ हो गया, T से तालु, M से मुर्दा, D से दंत और O से ओष्ठ। तो इनका एक सीधा ट्रिक है, आप इनको याद कर लीजिएगा। पहला है KTMDO, इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। ये सीरीज आपको याद है, क ख ग घ अंगा च छ ज झ या, तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। अगर आपने याद कर लिया KTMDO तो आप आराम से इनका उच्चारण स्थान बता सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एक व्यंजन दे दिया जाएगा, अगर आपसे ट पूछ लिया कि ट जो है इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो अगर आपको याद होगा कि ट जो है ऊपर से तीसरा है, तो यानी KTM, M फॉर मूर्धा, यानी मूर्धा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो KTMDO ये आप याद कर लीजिएगा।
इससे आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये तो हो गए व्यंजन। अच्छा, कुछ स्वर हैं जिनके उच्चारण स्थान पूछ लिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी शॉर्ट ट्रिक वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये ट्रिक भी याद रहे और आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए अब हम लोग कुछ स्वर पे देख लेते हैं। स्वर के उच्चारण स्थान। के, टी, एम, डी, ओ। के जो है, के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत एंड ओ फॉर ओष्ठ। तो ये है आपका, ये उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हम स्वर के देखेंगे, स्वर के उच्चारण स्थान। स्वर के उच्चारण स्थान। तो जो पहला हमारा स्वर है ए, आ, आ, ये हमारा कौन सा है? ये कंठ में आता है। छोटा अ और बड़ा आ, दोनों आ जो है ये कंठ, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। दूसरा है हमारा ई और बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, ये इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है। छोटा आ बड़ा आ, दोनों आ जो है वो कंठ, उनका उच्चारण स्थान कंठ है, और दोनों ई जो है वो उनका उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद री। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। दंत, दंत का उच्चारण स्थान अभी हम आपको बताएंगे। और ओष्ठ का उच्चारण, ओष्ठ में क्या आ जाएगा? ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये इनका उच्चारण स्थान है। ओके। अच्छा, कुछ व्यंजन है जिनका उच्चारण स्थान है, जैसे कि हमारा ह, हाँ, और जितने विसर्ग हैं, ये विसर्ग भी हमारे किस में आते हैं? कंठ में। विसर्ग में जैसे आपका अह, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगर आपसे पूछ लिया जाए विसर्ग या अह, तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। नेक्स्ट है आपका तालु। तालु में जो स्वर के ई हैं, दोनों ई हैं, ये तालु इनका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? य और स, य और श, व्यंजन के य और सा, इनका उच्चारण स्थान भी तालु है। नेक्स्ट है आपका री। री तो आपका मूर्धा है, और कौन सा है? रा और सा, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। ये आपके नोट करने वाली चीजें हैं, इनको आप याद रखिएगा कि कौन सा किसका उच्चारण स्थान है, और आप इस ट्रिक के माध्यम से इनका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दंत। दंत में आपका ल और स, ये इनका उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ में दोनों ऊ आपके ओष्ठ हैं। अगला क्या आता है? जो हमारा बचा क्या हमारा? अ और ओ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले उस पर करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला की जो कुछ वर्ड हैं जैसे अ और ओ, तो अ और ओ इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान देखिए, अ जो है हमारा आ से मिलकर बना, और ओ अ प्लस ऊ से मिलकर हमारा ये वर्ड बनते हैं ओ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान देखिए आप, आ जो आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तो आ का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है,
और ऊ का उच्चारण स्थान मैंने आपको क्या बताया, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ। ये क्या कहलाएंगे, कंठोष्ठ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता देंगे कि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। नेक्स्ट है आपका ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान। अगर आपका इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया तो ये किससे मिलकर बने हैं, ए जो बना है हमारा आ प्लस ई से मिलकर हमारा ए बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान मैं आपको क्या बताया, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान हम आपको बताया तालु। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इनका क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालु, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य। तो अगर आपसे ओ पूछ लिया जाए, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे कंठोष्ठ, क्योंकि ओ जो बना है वो आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठोष्ठ हो गया। ए और ऐ ये किससे मिलकर बने, आ प्लस ई से मिलकर। ए जो हमारा बनता है वो आ प्लस ई से मिलकर बनता है। आ है हमारा कंठ का उच्चारण स्थान और ई है का तालु का, तो इनका क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य। अगर पूछा जाए आपसे वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला की क्लास कंप्लीट। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, और ये हमारी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ये जो क्लास है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके प्रैक्टिस सेट हम जल्द लेकर आएंगे आपके चैनल पे। तो अब हम इसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे। तो अब आप बस ये बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आपके पास, और भी आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं हम लोगों को नए वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।